हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत चल रहा है जिसमें कि आप चैप्टर नंबर 78 पर हम आ गए हैं। आपके लगभग इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें से देखें कि आगे जो आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं 8-10 चैप्टर्स इसमें से ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% आपकी जो ये आपका पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है ये कवर हो चुका है। अगर बच्चों आपने नहीं देखे हैं या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो आप चाहें, चूंकि ये एक ऐसे सेपरेट टॉपिक होते हैं कि आप इनको बिना आगे के टॉपिक्स पढ़े भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप चैप्टर 1 से करें या फिर एक एक टॉपिक को सेग्रीगेट करके उसको कंप्लीट करें। सो आज हम बात करेंगे राजनीतिक दल की, पॉलिटिकल पार्टीज की। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करेंगे तो लोकतंत्र में दिखाई देने वाला एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको लोकतंत्र में कुछ दिखाई देता है, वह क्या दिखाई देता है? राजनीतिक दल। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त शायद 14 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां थी। आपको शायद ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि आपको केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद है। वर्तमान में आप देखेंगे 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और देश में लगभग 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिसपे कि क्लासेस का नोट्स, पीडीएफ सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। @मंजू PW UPSC वाला, या तो लिख के सर्च कर लो या स्कैन करके ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे आपको क्लासेस का पीडीएफ, नोट्स, क्लास के इंफॉर्मेशन सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए। सो अब हम शुरू करते हैं और इसमें देखो हमें पढ़ना है राजनीतिक दल में कि आखिर इसका अर्थ और प्रकार क्या है, मतलब इसका आशय क्या है। जब हम कहते हैं राजनीतिक दल तो वो राजनीतिक दल है क्या, है ना, इसकी क्या आवश्यकता है। भारत में दलीय व्यवस्था की हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो किस तरीके का है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता की बात करेंगे तो यूपीएससी यहाँ से कई तरह के जो प्रश्न है वह पूछ लेता है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं राजनीतिक दल तो ठीक है, राजनीति आखिर क्या है? आप पहले पढ़ चुके हैं राजनीति आखिर क्या है। याद करो क्लास 11 एनसीईआरटी की, जिसमें कि हमने पहला ही चैप्टर पढ़ा था, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। याद है उसमें कुछ क्या पढ़ा था उसमें हमने? क्या गांधी जी कुछ कुछ कह रहे थे क्या राजनीति के बारे में? पॉलिटिकल थ्योरी। और उसमें हमें ये दिखाई दिया था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि राजनीति का मतलब है कि मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी हमें एक विपरीत छवियां जो है वह दिखाई देती है। विपरीत छवि हमें राजनीति की दिखाई देती है। तो जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं, है ना, जो लोग शामिल हैं राजनीति में, वो कहते हैं कि भैया हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं। और जो लोग इसके विपरीत तरीके से देखते हैं या जो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति के विपक्ष में है या राजनीति में शामिल नहीं है, उनको लगता है कि ये तो सेल्फ सर्विस है। ये क्या है? ये सेल्फ सर्विस है, ये केवल स्वार्थ पूर्ति की बात है। आप राजनीति में केवल और केवल अपनी ऊंची बिल्डिंग और अपने रिश्तेदारों को सरकार में डालने के लिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। केवल भाई भतीजा बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि इसके जो प्रभाव नहीं, जबकि इसके नेगेटिव जो प्रभाव राजनीति के देखे वो बताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति ने हमें एक कुंडली की तरह, किसकी कुंडली? सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और हमारे पास इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इस सांप को मार नहीं सकते। मतलब हम पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई तो सरकार कौन बनाएगा, योजना कौन बनाएगा, लोगों के लिए काम कौन करेगा? तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो जरूरत है वह होती है। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक विपरीत जो छवियां है पॉलिटिकल पार्टीज की वह दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वह गांधी जी को याद रखना है ना, भूलना नहीं है गांधी। चलिए, सो इसकी हम एक विपरीत छवि जो है वह हमें दिखाई देती है ना। अब हम ऐसे ही बात करेंगे कि जो राजनीति है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है आखिर वह है क्या? ठीक है, देखो, तो राजनीतिक दल के बारे में अगर मैं आपको एक मोटी मोटी डेफिनेशन लिखवाऊं, सो एक ग्रुप ऑफ पीपल, क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है। और ये जो लोगों का समूह है वह क्या करेगा? वो साथ में आएगा, इलेक्शन कंटेक्स्ट करेगा, है ना। ये दल जो है ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, एक साथ आते हैं। हु कम टुगेदर, अब एक साथ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका ओपिनियन सेम होगा, है ना। इनका जो ओपिनियन है वह कैसा होगा? सेम होगा। हु कम टुगेदर
हु कम टुगेदर, ठीक है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू कंटेस्ट इलेक्शन। क्या करेंगे ये केवल वोट देंगे या फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे? तो एक ऐसे लोगों का समूह जो कि सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ता है ना। सो कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सो इसमें हमने देखा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी वह क्या कर रही थी बच्चों, वह सत्ता में भी आ रही थी, है ना। लोगों का समूह जो कि चुनाव लड़ते हैं और सरकार में आते हैं, सरकार बनाएंगे। तो ये सरकार बनाने के उद्देश्य से, सरकार में आने के उद्देश्य से, अब जैसे कि हम और आप जो है वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर डेमोक्रेसी में, तो क्या हमें प्रधानमंत्री बनना है? हम तो वोट देके चले आते हैं। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में के वोटर क्या है, वोटर का हिस्सा है हम, है ना। तो सरकार में व सत्ता लिख लो, सरकार और सत्ता, ठीक है, सरकार व सत्ता बनाने के लिए, सरकार व सत्ता बनाने के लिए चुनाव करेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो इनकी अपनी कुछ क्या क्या होगा इनका अपना, ये बताओ। अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ये आखिर करती क्या क्या है, ये आखिर करती क्या क्या है, ठीक है। तो हम उन सब चीजों को ही पढ़ेंगे। अच्छा, एक हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो बुरा मान जाओगे कि मैम आपने बस 2 लाइन इंग्लिश में लिख दी। लिखो, वे स्वैच्छिक संगठन जो समान दृष्टिकोण के होंगे, वे स्वैच्छिक संगठन जो समान दृष्टिकोण के होंगे, मतलब समान दृष्टिकोण रखेंगे, एक ही जैसी पॉलिसीज, एक ही जैसा सोचेंगे, तभी तो एक पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, है ना। जिनका जो ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर मामले पे वे कैसा होगा बच्चों, समान होगा, है ना। और संविधान के अनुसार चुनाव लड़ते हुए राष्ट्र की प्रगति के लिए राजनीतिक शक्ति के आकांक्षी होंगे। सो समान दृष्टिकोण रखेंगे और संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर चुनाव में जीत जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो देखो, हमने एनसीईआरटी में जाना था कि बेसिकली जो यहां पर हमने ये देखा कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, इलेक्शन करेगा और सरकार में आएगा, ठीक है। तो इनके जो है बेसिकली हम कह सकते हैं 3 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे? एक तो इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो भी पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा, लीडर होगा। क्या होगा? लीडर होगा, नेता होगा। फिर दूसरा है कि इसके कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे, कार्यकर्ता होंगे। कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई भी दल है तो उसके कार्यकर्ता होते हैं ना, ये इसका दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व क्या है? लीडर हो गए, कार्यकर्ता हो गए। अरे भाई, कुछ बीजेपी वाले हैं तो कुछ राहुल गांधी वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लीडर है और एक्टिव मेंबर्स है और साथ साथ में कौन है, फॉलोअर्स है, मतलब अनुयायी है ना। कौन से फॉलोअर? इंस्टा वाले कि विचारधारा को फॉलो करने वाले, है ना। तो स्वैच्छिक संगठन जो समान दृष्टिकोण, संविधान के अनुसार और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे आना चाहते हैं, चुनाव लड़के जीत के संसद में बैठना चाहते हैं। तो बेसिकली इनके फंक्शन से इनके कार्य क्या होंगे, थोड़ी सी चीजें बच्चों इसलिए हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं क्योंकि आप भूल चुके हैं। बहुत कम बच्चों को ये चीजें याद होंगी, जबकि ये सब हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये जो इनके फंक्शंस हैं, ये कार्य क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें ये होगी कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, कंटेस्ट इलेक्शन। राजनीतिक पार्टी जो होगी वह चुनाव लड़ेगी, वोट दे के दूर नहीं हो जाएगी। हम आप तो वोट दे के दूर हो जाएंगे, ये चुनाव लड़ेगी। अब देखो, चुनाव अगर लड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने चुनाव अभियान के लिए कोई उद्देश्य, कोई कार्यक्रम, कोई एजेंडा तो होगा।
और आप जैसे कि यहाँ पे मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाओ, है ना। और वहां पे मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया 25 जून को, क्योंकि वहां पे आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर देखो कि जो ये इनका एजेंडा होगा, है ना, हम इनकी पॉलिसीज की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, ये क्या करेगी, ये जब सत्ता में आएगी तो ये देश के लिए कानून बनाएगी। हम आप थोड़ी ना कानून बनाएंगे, हमारा सिस्टम ही हमने सरकार में ऐसा बना रखा है कि पार्टी आएगी वो बनाएगी। सो देश के लिए कानून बनाना। अब देखो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सरकार कैसे बनेगी, तो काम कैसे चलेगा, तो देश के लिए कानून बनाना। इसलिए तो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा विजिबल वाइब्रेंट अगर डेमोक्रेसी में कुछ है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज का अस्तित्व है। ठीक है। इसके अलावा देखो कि बेसिकली अब हमने देखा कि देश के लिए कानून, अरे भैया कानून तो तब बनाओगे जब सरकार में आओगे, है ना। कानून कब बनाओगे, ये जब सरकार में आएंगे। ठीक है। तो सरकार को चलाना, बहुमत हासिल कर ले तो खूब चलाए सरकार को, किसने रोका है। तो सरकार को चलाना इनका काम होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें विपक्ष का भी रोल होगा। लोगों का एक लोगों का दृष्टिकोण बनाना, लोगों का दृष्टिकोण, जो ओपिनियन है ना, वो बनाना। तो पॉलिटिकल पार्टी ये सारी चीजें तो करती है ना, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देना। इसके अलावा देखो कि देश के लिए सरकार क्या कर रही है, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आएगी। और इस कल्याण, लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो सरकारी मशीनरी है इसका उपभोग कौन करेगा, वही तो करेगा जो सरकार में आएगा। तो सरकारी, अभी हलवा कौन खा रहा है भाई, कौन खा रहा है हलवा बजट के पहले, विपक्ष खा रहा है, पक्ष खा रहा है। सो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना कल्याणकारी कामों के लिए। आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम किससे कोई बात तो नहीं करी, घरी हलवा खा लो। अरे भाई बजट के पहले जो हलवा है ना, जो मीठा खाने की एक परंपरा है, मीठा बांटने की जो परंपरा है, वह है बजट के पहले। देखो पहले आया हुआ था अंतरिम बजट, अंतरिम बजट पे हमने कुछ बातें तो तब की ही थी। अंतरिम बजट उस वर्ष आता है जब चुनाव हो रहा होता है। अब चुनाव हो गया, सरकार आ गई फिर से, तो अब ये फुल फ्लैश जो बजट है, पूर्ण बजट जो है वह लेकर आएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी हो गई। क्लियर है इतना। चलिए, ये क्लियर हो गया। जब साइट होती हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे हम चलते हैं। यूपीएससी ने देखो इस बार एक क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने एक बार अभी इस बार क्वेश्चन पूछा था 2024 में। और प्रश्न था, वैसे ये प्रश्न जो है वह एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चुनाव का माहौल था, है ना, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था। और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज कौन किसकी स्थापना करेगा, सारी चीजें वो तो चर्चा में थी ही। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वह आना संभावित था। और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। ये किससे था, अब 11th क्लास की, अगर एनसीईआरटी 12th क्लास की, है ना, एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एक बार चेक करना, जो आप पढ़ चुके हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो सही है। बाकी आप बताओ, सोशलिस्ट पार्टी के सी राजगोपालाचारी थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जगजीवन राम थे, स्वतंत्र पार्टी के क्या आचार्य नरेंद्र देव थे। ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो। सो आगे हम चलते हैं। अर्थ व प्रकार, है ना, हमने अभी को तो कुछ कार्य वगैरह की बात की। अब आगे हम चलते हैं और कुछ प्रकारों की बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी परिभाषा क्या है, परिभाषा की हमने बात कर ली। ठीक है। अब देखो कि अगर हम देखें तो आधुनिक लोकतंत्र में ना इनको कुछ भागों में बांटा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलों को, आप समझ रहे होंगे हम किन दल की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को, है ना। राजनीतिक दलों को बेसिकली कुछ भागों में बांटा जाता है। चार प्रकार हम इसके देखते हैं, चार प्रकार हम इसके देखते हैं आधुनिक लोकतंत्र में। और ये चार प्रकार कौन कौन से हैं, एक होगा आपका, अब देखना ये प्रकार इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, ये प्रकार इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे, तो पहला इसमें कहा जाता है कि प्रतिक्रियावादी। चार प्रकार होंगे, सबसे पहले तो चार पॉइंट्स बना लो। ठीक है,
पहला हम इसमें लिखते हैं कि ये क्या होंगे, प्रतिक्रियावादी होंगे। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है? प्रतिक्रियावादी, देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं रिएक्शनरी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि आप देखेंगे कुछ लोग अंग्रेजों को अच्छा मानते थे, कुछ लोग बुरा मानते थे, हर तरह के लोग थे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं, पुरानी आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाओं से चिपके हुए हैं। तो ये वो लोग थे जो कि पुरानी व्यवस्थाओं से चिपके हुए थे, वो कोई चेंजेस नहीं चाह रहे थे। दूसरा हम देखेंगे रूढ़िवादी। दूसरा प्रकार हम क्या देखते हैं, रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव। आप क्या कंजर्वेटिव से कुछ समझ पा रहे हैं? कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो कि जो स्थिति है बस वही स्थिति बनी रहे। हमारे विकास की मान लीजिए जो स्थिति है, देश जैसा चल रहा है, जैसी अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसी चीजें चल रही है बस वैसे ही चलती रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव हो गई, और ये स्टेटस को में विश्वास करता है। स्टेटस, इसका मतलब क्या है, यथास्थिति। यथास्थिति, जो जैसा है वैसे ही रहना, बस हिलना नहीं है ना, बस वही वाली बात हो गई। और ये प्रतिक्रियावादी जो है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जो पुरानी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक है, उससे चिपका हुआ है। केवल मैं पुरानी व्यवस्था लिख दूं तो समझ जाओगे ना, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा अगर हम प्रकार देखेंगे तो ये होगा आपका उदारवादी, लिबरल। उदारवादी, लिबरल, ठीक है। और चौथी इसमें व्यवस्था है सुधारवादी यानी रेडिकल। सुधारवादी, सुधारवादी के तो नाम में ही सुधार है, तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि ये वो लोग हैं जो कि क्या चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। और बेसिकली विद्यमान संस्थाओं के साथ अगर कोई चिपके रहता है तो उसको उदारवादी कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक हो गया, देखो यहाँ पे विद्यमान संस्थाओं से चिपके हैं, यहाँ पे पुरानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से चिपके हैं। रूढ़िवादी जो है वो चाहते हैं कि जैसी कंडीशन है वैसी ही कंडीशन रहे, हम कुछ नहीं चाहते, ना इसमें बिगाड़ हो ना इसमें सुधार हो, ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे आधुनिक लोकतंत्र में यहाँ पर हमें दलों के ये प्रकार मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम विश्व में देखेंगे ना बच्चों, अब हम आते हैं थोड़ा सा विश्व स्तर पर, और इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली विश्व में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। विश्व में, अब ये विश्व की बात हो रही है, आपको भी एग्जांपल्स बताऊंगी तुरंत याद आ जाएगी सारी चीजें। विश्व में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने चाइना की बात की थी, कि वहां पर एक ही पार्टी है जिसको कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जानते हैं, जो कुछ डिसीजन लेंगे, जो कुछ करेगी वो पार्टी वही करेगी, ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर एक ऐसी ही पार्टी होगी, मतलब एक प्रकार इस पे यही होगा कि बेसिकली जहां पर एक दल व्यवस्था जो है वह चलती है। कौन सी व्यवस्था चलेगी, सिंगल पार्टी सिस्टम, और यहाँ पे एक ही दल रहता है, एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। कौन सी व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, और इसमें केवल जो सत्तारूढ़ दल है बस वही रहता है। जैसे कि हम रूस की बात करेंगे और कुछ यूरोप के देशों की बात करें, पूरा यूरोप नहीं, कुछ यूरोप के देश है जिसमें कि हमें ये व्यवस्था जो है वह मिलती है, मतलब इसमें केवल एक ही दल है। दूसरी बात होती है कि 2 दलीय व्यवस्था होती है। दूसरी बात क्या है, 2 दलीय व्यवस्था होती है, मतलब मुख्य रूप से सत्ता जो है वह एक पक्ष से दूसरे पक्ष, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष के पास जाती है। तो 2 दलीय व्यवस्था, और ये ज्यादातर ये कहां पर होगी, 2 इंपॉर्टेंट देश है, और ये होगी, एक तो है आपका यूएस और एक है आपका ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन में और यूएस में होगी। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ये 2 दलीय व्यवस्था है। और जब हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी है। मतलब मुख्य रूप से 2 व्यवस्थाएं, 2 दल हमें दिखाई देते हैं, और 2 बड़े दल यहाँ पर होंगे। और इसमें क्या था, एक दलीय व्यवस्था में केवल जो है वह सत्तारूढ़ था, यहाँ पे तो विपक्ष भी नहीं था। अब हम तीसरे की बात करेंगे, और ये है आपका बहुदलीय। कौन सा होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? अभी मैंने कहा कि 2500 से ज्यादा जो दल थे उन्होंने भाग लिया, मतलब 2500 से ज्यादा दल हैं, है ना। भाग कितनों ने लिया वो नहीं बता रही हूं मैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत ज्यादा दल है। तो फ्रांस है, इटली है, इटली तो आपको वैसे भी याद रहेगा,
है ना, फ्रांस है और इटली है। तो यहाँ पर किस स्विट्जरलैंड में भी इवन अगर हम स्विस की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भी कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमने आधुनिक लोकतंत्र में दलों के प्रकार देख लिए। और विश्व की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह की हमें दलीय व्यवस्था दिखाई देती है, 1, 2 और बहुदलीय। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है आखिर वह कैसी है। थोड़ा सा इंडिया के बारे में समझते हैं, है ना। भारत की जो दलीय व्यवस्था है वह कैसी है उसको हम समझेंगे। भारत की दलीय व्यवस्था, भारत की दलीय व्यवस्था, ठीक है। चलो, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें देखेंगे बच्चों कि इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कुछ लोग आलोचना हालांकि करते हैं कि भाई शुरुआत से अगर हम देखें तो कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखाई देती है। बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था मतलब बहुत सारे दल हैं। और जैसे कि अभी हमने जाना कि 18वीं लोकसभा में तो 2500 के आसपास जो दल है वह काउंट किए गए थे। तो अब देखो एक बात समझो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, मतलब अब तो चाइना के भी आगे निकल चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन। तो ऐसे में ज्यादा आप देखेंगे कि जब देश का आकार जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, देश का आकार भी बड़ा है, भारतीय समाज की स्थिति जो अगर देखेंगे आप, पहली विशेषता पढ़ते हैं भारतीय समाज की, क्या पढ़ते हैं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, मतलब है तो अनेकता, तभी तो विविधता की बात कर, तभी तो आप एकता की बात कर रहे हो। तो डाइवर्स बहुत कल्चर है, डाइवर्स सोसाइटी है। और इसलिए क्या है कि हम, जैसे कि हम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होने का दावा करते हैं, ठीक है, हम विलक्षण राजनीतिक प्रक्रिया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वह बन चुका है, ठीक है। तो विश्व में हम देखेंगे कि पूरे विश्व में जितने दल हैं, भारत में कहीं ज्यादा उन सभी देशों से दलों की संख्या है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे सभी प्रकार के राजनीतिक दल मिल जाते हैं, जिसमें कि हम केंद्रीय दलों की बात करें तो दक्षिणपंथी दलों की बात करें तो सांप्रदायिक दल है, तो गैर सांप्रदायिक दल है, तो त्रिशंकु संसद है ना, त्रिशंकु विधानसभा है। ये सारी चीजें एक सामान्य बात हो जाती है। तो एक बहुदलीय व्यवस्था हो गई। आगे हम देखेंगे एक दलीय व्यवस्था, जो अभी हम देख रहे थे ना, एक दलीय व्यवस्था। ये वही बात है कि हम तो देख रहे हैं कि भाई जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही दिखाई देती है। और एक लंबे समय तक, जैसे कि हम शुरू से हम देखेंगे तो शायद 64 के आसपास तक तो जो है 64 के आसपास तक तो एक मतलब लंबा समय निकाला किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले पीएम थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हाल ही में मोदी जी जो है वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो पहली बार ऐसा कोई पीएम है जो कि नेहरू जी के बराबर आ पाया, किसमें, अपने 1 2 3 करने में, ठीक है। तो चलिए एक दलीय व्यवस्था की हम बात करेंगे। एक दलीय व्यवस्था मतलब वन डोमिनेंट पार्टी, कोई एक पार्टी ऐसी है जो कि डोमिनेट करती है, वन डोमिनेंट पार्टी, ये सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसका आधार वही है कि भैया शुरू से जो है वह राष्ट्रीय कांग्रेस चली आ रही है। तो रजनी कोठारी एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जो है वह कांग्रेस का शासन रहा, ठीक है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे दल हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो क्षेत्रीय दल है वो प्रभावपूर्ण तरीके से 1970 के बाद से आना शुरू होते हैं, ठीक है। हम राष्ट्रीय दल की बात करें जैसे कि जनता पार्टी, 1977 में इसका गठन होता है। जैसे कि हम जनता दल की बात करें 1989 में, और हम बीजेपी की बात करें सो 1991 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिद्वंदी, अगर हम पार्टियों की बात करें, जब इनका विकास हुआ तब जाके कांग्रेस को टक्कर मिली, एक प्रतिद्वंदिता मिली। इसके पहले तो वन पार्टी डोमिनेंस ही चल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पष्ट विचारधारा का अभाव, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्पष्ट विचारधाराओं का अभाव, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, लैक ऑफ क्लियर ओपिनियन, है ना, क्लियर व्यवस्था। तो अब देखो ये स्पष्ट विचारधारा क्या हो गई, आप देखेंगे कि बेसिकली भाजपा और जो साम्यवादी दल है ना, उनकी जो व्यवस्था या फिर उनकी जो चीजें हैं वह क्लियर है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाजपा पे लोग ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि भाजपा
जो है वह जिसका उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से गठन हुआ, वह एक संस्कृति को मानती है और एक संस्कृति में ये कहा कि अगर हिंदू 80% है तो हिंदुओं की संस्कृति एक संस्कृति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका एजेंडा अलग है, आप सबको क्लियर पता है, ठीक है, सबको क्लियर पता है, देश में सबको क्लियर पता है कि उनकी ये विचारधारा है। जो कम्युनिस्ट है, जो साम्यवादी है, उनकी अलग विचारधारा है, ये भी सबको पता है। अगर हम इन दो पार्टियों को छोड़ दें, इसके अलावा तीसरी कोई ऐसी सिंगल पार्टी, आप ये बता सकते हैं कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, आप ये बता सकते हैं कि कोई भी जो पार्टी है वो आखिर क्या चाहती है। तो यहां पर अगर हम कुछ पार्टियों की बात करें उनके अलावा या उनको छोड़ दें, जैसे कि बीजेपी है या साम्यवादी दल है, उसके अलावा हमें ज्यादातर पार्टियों का जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, वो हमें बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देती। बाकी विचारधारा उनकी मिलती जुलती हैं। अब देखो वो शासन कैसे करती है, तो जो मुद्दे करंट में आते रहते हैं उन्हीं मुद्दों को सुलझाती रहती है, या जिन मुद्दों से फायदा हो जाता है उन मुद्दों को सुलझाती रहती है ना। ये वाली बात हो जाती है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक विचारधारा के लिए जो काम है वह कर रही हैं, ठीक है। तो लगभग, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि सभी जो दल है ना, वो सभी जो दल हैं बच्चों, वो किस किस को मानेंगे, जैसे कि लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, समाजवाद है, गांधीवाद, इन सभी की वकालत करेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे कि राजनीति अब किसी विचारधारा पर आधारित नहीं बल्कि करंट के मुद्दों पर आधारित होती है। राजनीति भी किससे होती है, जो करंट में चल रहा है उन मुद्दों पर आधारित राजनीति होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि एक जो क्लियर हम कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसका हमें अभाव दिखता है। अब आगे हम चलेंगे। ये तो भाई बहुत बात है, मोदी है तो मुमकिन है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें आखिर क्या बताती हैं कि आपने किसी पार्टी नहीं, आप एक व्यक्ति के फेस को देख रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं व्यक्तित्व का महिमा मंडन, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का महिमा मंडन, व्यक्तित्व का महिमा मंडन। व्यक्तित्व का महिमा मंडन, पर्सनालिटी कल्ट। मतलब यहां पर एक जो एमिनेंट जो लीडर होता है, जो प्रभावशाली लीडर होता है, उसकी चलती है, सब उसकी सुनते हैं, उसका फेस देखकर, मोदी जी को फेस देखकर ही तो बीजेपी को वोट जो है वो मिले, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपील भी की कि केवल आप एक नेता को देख के पूरी पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर जो बाकी पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे खड़े हों, जो कि काम करेंगे, अच्छे उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन आप चूंकि क्या है कि एक फेस को देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो है कि चलो सीट कम हुई लेकिन आ तो गए ना सरकार में, है ना। तो उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बार बार इस बात को कहा कि हमने कहा था 400 पार 400 पार, लोग इसमें उलझे रहे कि 400 पार नहीं मिली पर सरकार तो बन गई, है ना। तो मेन मुद्दा उनका था सरकार बना, सरकार बन गई, चाहे वह गठबंधन से बने या कैसे भी बने। तो यहां पर देखो कि हम व्यक्तित्व का समटाइम्स महिमा मंडन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग विचारधाराओं को पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो दल क्या करता है, दल अपने किसी घोषणा पत्र से नहीं पहचाना जा रहा है, वो क्या करता है, वो उस नेता के फेस से पहचाना जाता है। तो और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के हिसाब के अलावा जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो हमें पसंद आने लगता है। जैसे कि देखो, जब हम, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं, जब भी हम देखते हैं तो हमारे जो प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों की बात करें तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हम इंदिरा गांधी की बात करें, हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, हम मोदी जी की वर्तमान में बात करें, तो ये क्या है, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग क्या है। अब जैसे हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी में ऐसा क्या था कि जो लोग हैं वो इतने भक्त थे। केवल ये देश, केवल भारत देश नहीं, कई देश ऐसे हैं जो कि गांधी की पूजा करते हैं, उनके विचारों की पूजा करते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व जब होता है तो आप उसका अनुसरण करने लगते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात है कि आप उससे ज्यादा प्रभावित है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो पारंपरिक कारकों पर आधारित, इसका मतलब क्या है। पारंपरिक कारकों पर आधारित, जो चीजें मैं बता रही हूं उसमें से मेन कुछ क्रक्स निकाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब देखो, अलग अलग, अगर हम बाकी पश्चिमी देशों की बात करें तो जानते हो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है वह कैसे बनती हैं। वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बनती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम को लेके, और हमारे देश में पार्टी बनती है जाति, धर्म, नस्ल, है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, भाषा, संस्कृति। तो ये हमारे यहाँ गठन के कारण है।
और इसलिए हम कहते हैं कि हमने जो जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हम बना रहे हैं उसके गठन के पीछे पारंपरिक कारक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और करंट के जो कारक है वो इसके लिए नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो दल है ना वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे या फिर अपने जो क्षेत्रीय हित है उसको बढ़ावा देंगे और इससे ये सार्वजनिक हितों की अनदेखी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो दलीय व्यवस्था है उसकी एक विशेषता क्या है कि वो पारंपरिक कारकों पर आधारित है। ये किस पे बेस्ड है, हमारे जो एक ट्रेडिशनल हम फैक्टर्स की बात करें उस पे बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव, इमर्ज ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों का उद्भव। देखो, जब क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ तो जो क्षेत्र के मुद्दे थे है ना वो निकल के आपके जो राष्ट्रीय राजनीति है उसका एक कारण बनते हैं। तो दलीय व्यवस्था का एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट हम लक्षण देखते हैं कि स्तरीय जो राज्य स्तर के दल है उनका भी एक उदय हुआ है और उनकी जो भूमिका है वह काफी बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दल बनाना और परिवर्तन करना। दल बनाना, ठीक है, दल बनाना और दल परिवर्तन करना। अब देखो, राजनीतिक लाभ या अवसरवादिता का लाभ उठाते हुए क्या करते हैं वो, राजनीतिक लाभ या अवसरवाद, पता है कि भाई अभी बीजेपी पे है तो कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाए, कुछ नेता हुए है ना, तो वो क्या है कि अभी अभी के अवसर का लाभ उठाओ, बाकी तो चीजें छोड़ दो। तो यहाँ पे अपना दल छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और हम देखेंगे कि ये जो प्रवृत्ति है 1980-90 के बाद से बहुत ज्यादा बड़ी, एक दल के बाद दूसरे दल में आप शामिल होते तो फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, ये हमारी दलीय व्यवस्था की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस। ठीक है, तो हमारी जो दलीय व्यवस्था है उसका एक कारण क्या, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि दल बनाए जाते हैं, दल मिटाए जाते हैं और एक दल से हम दूसरे दल में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो चौथा आम चुनाव हुआ तो 1970 के दशक के बाद, उसके बाद से ये जो प्रवृत्ति है वह बहुत हावी हो गई थी। ठीक है, जिसमें कि एक हम ये कह सकते हैं कि लालसा के चलते एक दल को छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। हालांकि अब राहुल गांधी देखते हैं कितने प्रभावशाली विपक्ष नेता तो बन गए हैं पर कितने बन पाते हैं। तो प्रभावशाली विपक्ष का अभाव, देखो बच्चों, जब प्रभावशाली विपक्ष नहीं होता है, अगर विपक्ष जो है वह प्रभावशाली और ताकतवर नहीं है तो सरकार की मनमानी हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष जो है, अगर जो विपक्ष है, ठीक है, ऑपोजिशन जो है, अगर वो स्ट्रांग है तो सरकार थोड़ा डर के काम करती है, समझ के काम करती है, संभल के काम करती है। तो संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष जो है वह हो। ये एक इंपॉर्टेंट इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे कि हाल के कुछ दिनों में मजबूत विपक्ष का अभाव रहा और राहुल गांधी भी जाने कितने साल के बाद विपक्ष का कोई जो नेता है वह बने, क्योंकि इस बार जो सीट है कांग्रेस को वह ठीक ठाक मिल गई। ठीक है, तो यहां पर देखो, हम अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट है शैडो कैबिनेट का, है ना। What is shadow cabinet? शैडो कैबिनेट, शैडो का मतलब समझ रहे हो, परछाई। शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, मतलब जो विपक्ष का नेता है वो पीएम है और जो विपक्ष है वो पहले ही से अपना मंत्रिमंडल बना के चल रहा है कि अभी की जो सरकार है अगर ये गिरती है तो हमारा तो अपना मंत्रिमंडल एक तैयारी है, मतलब दूसरी सरकार हमारी तैयारी है, वो हो गया हमारा शैडो, है ना। इंडिया में ये चीज नहीं है लागू, है ना। एक अप्रत्यक्ष रूप से हम इसके कुछ अंश कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट जो है प्रॉपर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रभावशाली विपक्ष का हमारे यहाँ जो अभाव है वह दिया गया है। चलिए, वह है नोट दिया गया है। आगे हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात कि आखिर राष्ट्रीय और राजनीतिक जो दल हैं, ठीक है, दलों को कुछ मान्यताएं दी जाती हैं। अब ये तो हमने दलों की विशेषता की बात कर ली, दलों को दी जाती हैं कुछ मान्यताएं, हम उनकी बात करते हैं। क्लियर हो गया इतना। राज्य और राष्ट्रीय और राज्य दलों को मान्यताएं, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि ये मान्यता आखिर देता कौन है, कौन सा दल जो है वह राष्ट्रीय होगा, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा। सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट। देखो, सबसे पहले इसका कुछ बेनिफिट तो है, मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, तो सबसे पहली बात है कि इस बात का जो निर्धारण है
कि कौन सी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय होगी, कौन सी पार्टी जो है वह राज्य स्तर की होगी, इनका निर्धारण करने के लिए हमारा निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग करता है। और अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो मान्यता दी जाती है ना, कि आप इस मान्यता के पीछे कुछ चीजें काम करती हैं। मान्यता के साथ साथ आपको कुछ विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। आपको ये जो मान्यता मिलती है ना, इसके साथ कुछ कुछ आपको जो विशेष अधिकार हैं वह भी मिल जाते हैं। और इन विशेष अधिकारों में आता है कि जैसे कि, अच्छा एक बात और समझो कि निर्वाचन आयोग दे तो रहा है, रिकॉग्निशन तो कर रहा है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी राज्य है, बट ये निर्वाचन किस आधार पर कर रहा है? ये चुन किस आधार पर रहा है कि कौन सी पार्टी को हम क्या मान्यता देंगे? तो ये होगा कि इन्होंने चुनाव में क्या प्रदर्शन किया है, इनका पोल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, कितना, जैसे कि हम दो चीजों की चर्चा करेंगे बार बार कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो पार्टीज हैं, हम एक बार बात करेंगे लोकसभा के लिए, फिर दूसरी बार बात करेंगे विधानसभा के लिए, कि लोकसभा में इतने % वोट मिल जाए और विधानसभा में इतने % सीट मिल जाए, लोकसभा में इतने % वोट मिल जाए, लोकसभा में इतने % सीट मिल जाए, विधानसभा में इतने % वैलिड वोट मिल जाए। तो ये सारी बातें हम समझेंगे, वो आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है बेसिकली वो बेस्ड ऑन जो पोल परफॉर्मेंस है, यानी चुनाव निष्पादन के जो आंकड़े हैं, चुनाव निष्पादन है ना, चुनाव निष्पादन, पोल परफॉर्मेंस। समटाइम्स इंग्लिश के वर्ड्स आसान लगते हैं, आपको निष्पादन में फंस जाओगे, परफॉर्मेंस से समझ जाओगे। चलो, तो अब हम देखते हैं कि इनको ना बच्चों कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। ये जो मान्यताएं हैं वो कुछ विशेष अधिकारों का निर्धारण कर देती हैं, जैसे कि चुनाव चिन्ह। क्या क्या विशेष अधिकार? जैसे कि चुनाव चिन्ह विशेष अधिकार में आता है कि भाई जो चुनाव चिन्ह हम चाह रहे हैं वो मिल जाए। ठीक उसी तरीके जैसे कि अगर आप टॉप आते हैं यूपीएससी की लिस्ट में, तो आप जो कैडर चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी चुनाव चिन्ह की। हमने बात की कि देखो, अगर टीवी और रेडियो पर प्रसारण अगर किया जाना है, टीवी और रेडियो पर अगर किसी भी तरह का प्रसारण किया जाना है, तो उसमें प्राथमिकता जानते हो किन दलों को दी जाएगी? जिनको की मान्यता दी गई है, क्योंकि ये विशेष अधिकार में आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें पहली बात तो ये है कि देखो, जैसे कि जो राष्ट्रीय दल होंगे, अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल क्या है। अभी बस ये समझ लो कि जो राष्ट्रीय दल हैं और जो राज्य दल हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित मतलब इनके लिए रिजर्व होंगे चुनाव चिन्ह। और जो ये चुनाव चिन्ह चाहेंगे पहले इनको लिए दिया जाएगा, बाद में किसी और से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनके जो चुनाव चिन्ह है वो कैसे होंगे? आरक्षित होंगे। और वैसे ही अगर हम राज्य स्तरीय दल की बात करेंगे तो इनके मामलों में भी सेम होगा कि राज्य स्तर पर जो चुनाव चिन्ह होंगे वो इनके लिए आरक्षित होंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और भी पार्टियां होती है जो कि पंजीकृत तो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ता है ना, तो पंजीकृत तो की गई है, तो इनके पास रहती है एक लिस्ट, उस लिस्ट में से इनको दिया जाता है, चेंज भी किया जा सकता है, तो इनके लिए कोई आरक्षित नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनका अपना फिक्स है कि बीजेपी का कमल है और जो कांग्रेस है उसका पंजा है। ठीक है, हाथ का पंजा। तो यहां पर क्या है बच्चों कि बेसिकली अगर हम बात करें राष्ट्रीय दल की, तो उनके लिए जो चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है वो आरक्षित होता है। ठीक है, किसी को वो नहीं दिया जाएगा, वो इनका ही रहेगा। वैसे बीजेपी का है। तो यहां पर अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर जो राज्य के दल है उनको अगर मान्यता मिल जाती है, तो यहां पर भी जो राज्य स्तर पर जो आरक्षित हम कह सकते हैं कि जो चुनाव के चिन्ह है वो इन्हीं को आवंटित किए जाएंगे, वो इनके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज में ये एक इंपॉर्टेंट है। और अगर पंजीकृत बाकी दल है लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं देगी, ना तो वो राष्ट्रीय है ना तो वो राज्य है, और ऐसे में उनके लिए जो लिस्ट में से जो बचा खुचा होता है वो दे दिया जाता है। बस यही बात है। ठीक है, अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय दल के रूप में अगर आपको मान्यता चाहिए तब आपको क्या क्या शर्तें पूरी करना है। कुछ शर्तें तो पूरी करना पड़ेगा विशेष अधिकार पाने के लिए, है ना। यूपीएससी अगर करना है, पढ़ना तो यूपीएससी करोगे, कंप्लीट करोगे, यूपीएससी से ट्रैक करोगे, तभी तो जाके विशेष अधिकार मिलेंगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। तो यहाँ पर विशेष अधिकार कब मिलेंगे? जब आपने कुछ शर्तें पूरी की, जब साल भर अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ये हो गई आपकी दशाएं, ये हो गई आपकी शर्तें। तो राष्ट्रीय दलों के लिए अब इस बात को समझना, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय दलों की मान्यता हेतु राष्ट्रीय दलों की मान्यता हेतु आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है।
हम उन्हीं कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो कौन सी पार्टी जो है वह नेशनल पार्टी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, पहली बात तो आ गई कि लोकसभा और विधानसभा। बार बार लोकसभा, देखो चार चीजों की चर्चा होगी, लोकसभा की, विधानसभा की, कुछ प्रतिशत वोटों की और कुछ सीटों की। बार बार बस आपको इन्हीं में फैक्ट याद रख लेना है कि किसमें क्या कितना है। ठीक है, कहीं 2% की बात, कहीं 6% की बात, कहीं 2 सीट की बात, कहीं 1 सीट की बात, कहीं 4 सीट की बात, कहीं 6 सीट की। तो ये सारी चर्चाएं होंगी, ये सारे फैक्ट होंगे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिए कुछ शर्तों की बात की गई, और इसमें यह कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं, पूरे लिख देती हूं, लोकसभा व विधानसभा। ठीक है, और इसमें जो आम चुनाव, मतलब जो अभी हुए जनरल इलेक्शन जो 5 साल में होते हैं, लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसमें इनको कितने % वोट मिले, देखो तो यहां पर बच्चों कुल वैध मतों का 6% वोट आपको मिलना चाहिए। वैध मतों का जो जितने भी टोटल मत है ना, तो वैध मतों का आपको कितने %? 6%, 6% आपको वोट मिले। 6% अगर आपको वोट मिल रहा है तब जाके ये होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें मिल जाएं। दूसरी बात, यहां पे तो हमने वोट की बात कर ली, दूसरी बात हमने क्या देखी कि यहां पर लोकसभा में 4 सीटें, कितनी सीटें? 4। किसी राज्य या राज्यों से। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि उस यहाँ पे तो नेशनल पार्टी की बात हो रही है, तो हो सकता है एक जो पार्टी है वो 4 राज्यों में हो और 4 राज्यों से सीट जीते। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि लोकसभा में आप जो है वह कितनी सीट? 4 सीट जीत रहे हो, तो किसी राज्य या राज्यों से टोटल जोड़कर, ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य से जोड़ेंगे, तो किसी राज्य या राज्यों, इन बातों को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली आपने 2% जो सीटें हैं, यहां पे तो 4 सीटों की बात हो गई, यहां पे प्रतिशत की बात हो रही है कि आपने लोकसभा में कितना हुआ? 2%। निकालो 543 के हिसाब से कितने पे इलेक्शन होगा? 2% जो सीट है लोकसभा में, 2% सीट आप देखें मिले आपको। ठीक है, तो फिर आपको राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वह मिल जाएगा। और यहां पर याद रखना कि ये जो 2% सीट है वह 3 विभिन्न राज्यों से चुने जा सकते हैं। ये जो सदस्य है 2%, ये सदस्य, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे हमने 4 की बात की, यहाँ पे हमने 3 राज्यों की बात की, 3 राज्यों से मिलाकर, है ना, ये सदस्य 3 राज्यों से चुने जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा दल हो जिसे कि 4 स्टेट में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन 4 स्टेट्स में कम से कम। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा दल है एमपी, यूपी, बिहार और जो आपका उड़ीसा है, वहां पे अगर उसको राज्य स्तरीय, अगर वो स्टेट लेवल का है तो वो नेशनल लेवल का बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो चौथी बात है वह क्या कही गई कि कोई दल 4 राज्यों में, कम से कम है ये सारी चीजें, है ना, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा इसको मिला, राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो, तो इसको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से आ जाओ, याद करें थोड़ा सा कि आखिर जो राष्ट्रीय दल है वो किस किस को बनाया जा सकता है। तो पहली बात है यहाँ पे 6% वोट की बात की गई, तो 6% जो वैध वोट है, ऐसा नहीं कि मतलब आप फालतू में खड़े हुए हैं, आपको 1% भी जो वोट है वह नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको 6% वोट मिल रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो आपको मिल सकता है ना। मतलब हम यहाँ पे नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं कि आपको जो नेशनल पार्टी वर्तमान में कितनी है, एक बार देख लेना, स्टेटस चेंज होता रहता है। नेशनल पार्टी
ठीक है, नेशनल पार्टीज का जो आपको दर्जा है वह कैसे मिलेगा, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो कुल वैध मतों का 6%, लोकसभा में आपको 4 सीटें मिल जाए किसी राज्य या राज्यों से, है ना, 3 राज्यों से आपको 2% जो सीट है वह लोकसभा से मिल जाए, या यहाँ पे कोई दल 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दल की जो मान्यता है वह दे ले। तो 1 2 3 4 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये आप शर्तें पूरा करते हैं, इसमें से कोई भी एक शर्त आप पूरी कर देंगे तो आपको राष्ट्रीय दलों की मान्यता जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आओ, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा। आपको पता है जब बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं तब पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं है, पर जब आप फैक्ट को पढ़ते हैं तो दिमाग पे जोर ज्यादा लगता है। पढ़ो जरा इसको। कुछ समझ में आ रहा? एक फैक्ट गलत है। 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, है ना, मान्यता प्राप्त हो कहां पे, 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 9%, नो इट्स 6%, 6% आपको वैध मत मिलने चाहिए। दूसरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हैं, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों की, 3 राज्यों से 2% सीटें कि 1% सीट, क्या पढ़ा था हमने, हमने जाना था कि लोकसभा में 2% सीट, और 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, 3 राज्यों से। ठीक है, तो बस ऐसे आपको याद कर लेना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आंसर इसमें आपको सही बताना है तो दूसरा आपका गलत हो गया बच्चों, 1 और 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आओ अब हम चलते हैं कि राज्य स्तरीय दल के संदर्भ में क्या होगा। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें पहली बात ये कही गई, ये संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में, अब विधानसभा की बात हो रही है कि ये विधानसभा के आम चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करे और साथ ही उसी राज्य की विधानसभा में 2 सीटें भी जीते। यस डेफिनेटली, एक शर्त तो आपकी ये हो गई कि किसी एक दल को राज्य स्तर का दल तब माना जाएगा जब ये कंडीशन होगी, है ना, तो एक कंडीशन इसमें ये हो गई, यदि लोकसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करेगा और उसी राज्य में लोकसभा में से 1 सीट, तो वैध मत तो दोनों में 6% है, लेकिन विधानसभा में 2 सीट जीत ले, लोकसभा में 1 सीट जीत ले। ठीक है, तब इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा जो है वह मिल जाएगा। तो 2 शर्तें तो हमने यहां पर देख ली, अब आओ हम 2-3 शर्तों की बात और करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी शर्त। ठीक है, अब देखो तीसरी शर्त की अगर हम बात करें कि विधानसभा के कुल स्थानों का 3%, विधानसभा के कुल स्थानों का, कुल स्थानों का कितने प्रतिशत, 3%, या एक ऑप्शन है या तो 3 सीट, 3% या तो 3 सीट, है ना, तो ये यहाँ पे तीसरी एक शर्त हो गई। चौथी शर्त इसमें से ये कही जाती है कि प्रत्येक 25 में से लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। चौथी शर्त इसमें क्या कही जाती है कि प्रत्येक, पहली ये दूसरी, है ना, ये दोनों सही है इसलिए इनको ऐसे ही लिख लो, और इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक 25 लोकसभा की सीटों में से 25 में से 1 जीत ले, प्रत्येक 25 लोकसभा की सीटों में से कम 1 सीट जीते। कम से कम है, अधिक से अधिक की बात नहीं की गई, है ना, कम से कम 1 सीट जीते। और अगर ये 1 सीट, ये चारों शर्तें ये पूरी कर दे तब ऐसे में इसे क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राज्य स्तरीय पार्टी, है ना, और इसके लिए हमने यहां पर कुछ शर्तों की बात करी। क्लियर? अब आओ एक बात और करते हैं जो कि इसमें है नहीं लेकिन पढ़ लो। एक बात बताओ, राजनीतिक
दलों में हमने कुछ प्रकारों की बात की कि आधुनिक लोकतंत्र में क्या प्रकार दिए गए, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीय दल होंगे और राज्य दल होंगे। लेकिन देखो इसके अलावा भी कुछ दल ऐसे होते हैं, चूंकि रजिस्ट्रेशन तो कराना होता है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो लेकिन इनको मान्यता नहीं दी गई किसी तरह की, ना राष्ट्र ना राज्य। तो ऐसे में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इनको कहा जाता है, कि पंजीकरण तो है बट मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसे दल है जो कि नए, अभी आप देखेंगे कि लगभग शायद 100 के आसपास ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने लोकसभा या फिर किसी भी तरह के जो विधानसभा के भी इलेक्शंस थे उसमें परफॉर्म ही नहीं किया, और उनकी जो सदस्यता है वह रद्द कर दी गई, कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, वो बस पॉलिटिकल पार्टी बन गए थे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी आपने रजिस्टर करा दी लेकिन आप चुनाव में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, तो निर्वाचन आयोग उसकी जो ये पंजीकरण है वो रद्द कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे नव पंजीकृत दल है जो कि विधानसभा या आम चुनाव में राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाए, तो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो पर्याप्त प्रतिशत चाहिए 6%, 3%, 2 सीट, 4 सीट, 1 सीट, वो नहीं मिल पा रही। जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो या तो उन्हें वैध मत हासिल नहीं हो रहे या तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो जो रूपी की, अगर हम RUPP की अगर हम बात करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, को सामान्य प्रतीक इस वचनबद्धता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के संबंध में कुल उम्मीदवारों में से कम 5% उम्मीदवार वो खड़ा करेगा, और साथ ही निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि ऐसी जो रजिस्टर्ड और जो हम कह सकते हैं कि अनरिकॉग्नाइज या फिर जिनको की मान्यता नहीं प्राप्त है, पिछले 3 वित्तीय वर्षों की लेखा परीक्षक खाते 2 चुनाव के व्यय वितरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था। हाँ, एक बार और निर्वाचन आयोग ने कुछ राजनीतिक पार्टी जो है उनकी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था क्योंकि वे अपने चुनाव का ब्यौरा नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पर ये बात भी हो गई, ठीक है। और इसमें देखो एक आदेश हम देखते हैं, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंजीकृत पार्टियों की बात करेंगे तो जो कि RPA एक्ट 1951 के अंतर्गत आर्टिकल 20 उनकी धारा जो 29E है उसके अंतर्गत एक राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम पंजीकृत पार्टी कहते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो, पंजीकृत पार्टियां हैं तो उनको कुछ लाभ तो मिलता होगा ना, आखिर लोग पार्टियों को रजिस्ट्रेशन करा क्यों लेते हैं। सो आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत जो दान है उस पर छूट मिलती है, डेफिनेटली तो कुछ तो ऐसे ही बना लेते हैं कि चलो नहीं हो तो कम से कम आयकर पे ही लाभ मिल जाए, लोकसभा विधानसभा के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रतीक मिल जाए, ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान 20 स्टार जो प्रचारक है वह मिल जाए, ये बात भी सही है, और इस तरीके से ये तीनों बातें इसमें सही है। ये था आपका पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, ठीक है। आओ शुरू से देखते हैं, छोटा सा चैप्टर था, स्वीट सा, जल्दी खत्म हो गया। अच्छा बच्चों एक बार और बता दूं, आप लोग बार बार मैसेज करते रहते हैं, पता नहीं क्यों, डेली क्लास में बताती हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना है, स्कैन करके ज्वाइन कर लो, @मंजू PW UPSC वाला लिख के ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। हमने शुरू में बात की कि अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी की बात हमने की कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि सांप की कुंडली की तरह जो है हमें जकड़ रखा है, हम इसकी 2 छवि देखते हैं, जो इसमें उतर चुका है वो इसको एक तरह से सोशल सर्विस मान रहा है, पर जो विपक्ष दूर से इसको देख रहा है वह कहता है कि भैया ये तो स्वार्थ सिद्धि है। कहा जाता है कि राजनीति के केवल 2 सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत है कि किसी भी तरह से राजनीति में आ जाओ, और दूसरा सिद्धांत है फिर किसी भी तरह से राजनीति में बने रहो, है ना। तो ये किसी भी तरह क्या है, गांधी जी तो कहते हैं कि भैया अगर आपका जो साधन है वो आपका साध्य पवित्र है, आपका जो लक्ष्य है वो पवित्र है, तो उसके साथ आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए, आप किस तरीके से वहां पे जा रहे हैं। बट ये लोग कहते हैं साम दाम दंड भेद जो कुछ लगे लगाओ लेकिन चुनाव जीत जाओ। सो यहाँ पर देखोगे कि हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात की कि ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट में उनको पावर होल्ड करनी है, ये याद कर लो, स्वैच्छिक संगठन है और इसके लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एजेंडा होगा, कानून बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, लोगों के दृष्टिकोण को एक करेंगे। आधुनिक लोकतंत्र में दलों के प्रकारों में हमने 4 देखे, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी एंड सुधारवादी, है ना। विश्व में 3 तरह की व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, ठीक है, और ये हमारे इंडिया में है। साथ ही हमने नेक्स्ट देखा कि भारत की दलीय व्यवस्था, सबसे पहली बात है कि बहुदलीय है, एक दलीय व्यवस्था भी समटाइम्स लोग कह देते हैं क्योंकि कांग्रेस ही शुरू में दिख रही थी,
व्यक्तित्व का महिमा मंडन, मतलब जब राजनीति विचारधारा ये सारी चीजें प्रमुख ना होगी कि व्यक्ति का फेस प्रमुख हो जाए, उसका व्यक्तित्व प्रमुख हो जाए, दल बनाना, दल और दल छोड़ना, है ना, प्रभावशाली विपक्ष का अभाव, विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र ठीक से नहीं चल सकता, क्षेत्रीय दलों का अभाव, पारंपरिक कारक की विदेशों में और बाकी जगह पर जो है वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पार्टियां बन रही है, और हमारे देश में धर्म, जाति, है ना, भाषा, ये सब ये सब करके बन रहा है, तो सांप्रदायिकता ही फैलाई गई। कैसे सार्वजनिक सुधार की वो बात कर सकते हैं, स्पष्ट विचारधारा का अभाव। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि हमारी दलीय व्यवस्था ऐसी है। हमने यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, आओ जरा इस क्वेश्चन को देखो। भारत में संसद चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देता है। मैंने जल्दी पढ़ दिया, पर मुझे लगता है आपको फिर भी समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया इस शब्द को देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये काम करेगा, पार्लियामेंट इसका काम नहीं कर रहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो संसद है वो नहीं है, बल्कि संसद की जगह इलेक्शन कमीशन है। हमने जाना कि राष्ट्रीय और राज्य दलीय स्तरों राज्य स्तरीय दल जो है उनको मान्यता देने का जो काम है वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। और क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे में कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। और किस आधार पर करेंगे? तो कहेंगे कि भैया आपने जिस तरीके से जो चुनाव प्रदर्शन है वो किया था, पोल परफॉर्मेंस जो किया था, वही तो पोल परफॉर्मेंस था कि इतने परसेंट वोट मिल जाए, इतनी परसेंट सीट मिल जाए, यही तो आपका चुनाव का एक तरह से हम कह सकते हैं कार्ड है ना, आपका रिपोर्ट कार्ड। तो वही बस उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लिए जो आवंटन है चुनाव चिन्ह वो आरक्षित रहते हैं। ठीक है, टीवी रेडियो प्रसारण जो है ये इनको प्रायोरिटी दी जाती है कि ये अपना समय चुन लें, बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें बाकी लोगों को दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। राष्ट्रीय दल के लिए हमने बात की कि 4 शर्तें हैं, फिर 2 क्वेश्चंस की बात की। ठीक है, अच्छा, हमने राज्य स्तरीय पार्टी में हमने देख लिया कि यहाँ पर 2 शर्तें ये है, 2 हमने और समझ ली। ठीक है, और साथ ही लास्ट हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की और हमने गैर पंजीकृत जो दल है इनकी भी चर्चा की। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बाकी एक बार खुद से पढ़िए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, गूगल पे सर्च करो कि अभी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, किन किन ने चुनाव लड़ा, या थोड़ा सा इसके लेके अवेयर रहना है कि मान लीजिए कि अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे कि 2011 में या फिर रिसेंटली क्या इस तरह की कोई कंडीशन ऐड हुई है कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय जो दल को मान्यता दी जाती है उसमें कोई परिवर्तन है, उसकी शर्तों में परिवर्तन है, तो वो करंट अफेयर में अगर चर्चा में रहता है तो उन चीजों को तुरंत नोट करके यहाँ पे करेक्ट करा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।